चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब लोग अटेंटिव तो है वहाँ? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन। ये बेसिकली सर्वे 1 का लेक्चर 12 था, लेकिन लास्ट टाइम क्योंकि टाइम आगे पीछे हुआ था तो इसको हमने सर्वे 2 में इंक्लूड करवा दिया था। ठीक है। सो ये आप लोगों का मेरे ख्याल में मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था आपको, ऐसे ही था? सर ये हमने पढ़ सर लिया हमने था। ये पढ़ लिया था। जी सर, ये पढ़ लिया था सर। हाँ हाँ, ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये एक्सक्लूड करवा दिया गया था क्योंकि दूसरे दो सेक्शंस में नहीं पढ़ा था, तो इसको सर्वे 2 में ऐड किया गया। ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। चलें, हमारे पास एरिया कंपटीशन में हम लोग आते हैं। हमारे पास रेगुलर फिगर्स होती हैं जिसका मैथमेटिकल फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। स्क्वायर का हमारे पास वेट उसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट होता है। सेम इसी तरह हमारे पास मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स का मेथड याद है सबको? जिगजैग फॉर्मेशन में आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे। फिर अगली आती है इरेगुलर फिगर्स। इरेगुलर फिगर्स को हम ट्रेस कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और बॉक्सेस गिन सकते हैं, या फिर ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन वर्थर्ड रूल लगा सकते हैं। अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला मैंने बता दिए। कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड हम देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स वाले मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास अगर सारे जो हमारे पास पॉइंट्स है किसी भी क्लोज ट्रेवर्स के, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो, हम उनके कोऑर्डिनेट्स को इस तरह कॉलम्स में लिख लें। y को हम ज़्यादातर लैटिट्यूड बोलते हैं और x को हम ज़्यादातर डिपार्चर बोलते हैं। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर या नॉर्थिंग और ईस्टिंग, y एक्सिस में हमारे पास नॉर्थिंग आती है, x एक्सिस में ईस्टिंग आती है। y हो और x कोऑर्डिनेट्स हो, या फिर लैटिट्यूड और डिपार्चर हो, या नॉर्थिंग और ईस्टिंग हो, हम उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। डायगोनल में उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पे डॉटेड लाइंस को y1 को x2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो डायगोनल में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले सारा को उनको एक साइड पे लिख लेंगे, वो हमारे पास सम 1 कहलाएगा। और सेम इसी तरह सॉलिड लाइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सम 2 कह लो या सम 1 इसको इन्होंने बोला हुआ है। तो सॉलिड लाइन वाले को इन्होंने सम 1 बोला है और डॉटेड लाइन वाले को इन्होंने डैश्ड प्रोडक्ट बोला है। जब ये सारे आपस में जी जी जब ये सारे आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सबको हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास दो सम्स आएंगे। एक सम 1 कहलाएगा और एक सम 2 को हमने नाम दे देंगे। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। अब कोई भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। हमने आंसर जो आएगा उसका नेगेटिव का साइन निगलेक्ट करना होगा। इनका नेगेटिव का साइन रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे पास एक क्लोज ट्रेवर्स है जिसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग हमें गिवन है। हमने क्या करना होगा, हमने बेसिकली इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि पहले हम डैश जो सॉलिड लाइंस हैं उनको डायगोनल में मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई होगा 124 से, एक वैल्यू आ जाएगी। 414 मल्टीप्लाई होगा 329 से, एक वैल्यू आ जाएगी। 169 मल्टीप्लाई होगा 239 से, एक वैल्यू आ जाएगी। तीसरे वाला तो जीरो हो जाएगा। तो ये 3-4 वैल्यूज आएंगी, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह डॉटेड प्रोडक्ट आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। चलें, यस सर। अगला मैंने बताया था आपको ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने ये बोला था कि आपकी कोई भी इरेगुलर फिगर हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कौन है बंदा? अब्दुल रहमान। सर कोई नया लग रहा है, रिमूव करते हैं। कोई न्यू सर ये कोई आउटसाइडर है, ये कोई यूज रिमूव कर गेस्ट सर ये फेक आईडी यूज कर रहा है। चलो मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दें। या आप लोगों में से किसी ने उसको ऐड किया था। चलें जी। सो अब यहाँ पर कोई भी इरेगुलर फिगर हो उसको हम क्या कहते किसी हैं? की आईडी से लॉगिन करके आया हुआ है मस्तियां करने में। यार इसमें भी एफर्ट लगती है, कौन आएगा? चलें,
हम लोगों ने बेसिकली बॉक्सेस को काउंट करना होता है, फिर उसके बाद हाफ बॉक्सेस को या फिर 1/3 बॉक्सेस को भी काउंट कर लेते हैं। जितना एक्यूरेसी में आप लोगों ने जाना उतनी एक्यूरेसी में हम जा सकते हैं इसमें तक से। ये भी याद है सबको? यस सर। हम एक बॉक्स को स्केल दे यस देंगे सर। कि हमारा एक बॉक्स इतने स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो जितने बॉक्सेस बने उतना स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिपेजॉइडल रूल। ट्रिपेजॉइडल यस रूल में सर। क्या था कि एक इरेगुलर सी लाइन थी और एक हमारे पास सीधी सीधी लाइन थी। हम लोगों ने क्या बोला था कि हमने इस पूरी जो फिगर है इसको ट्रिपेजॉइड्स में, ट्रिपेजॉइड क्या होते हैं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड आपस में पैरेलल नहीं होती। पूरी फिगर को ट्रिपेजॉइड्स में डिवाइड कर देना है, उनकी विड्थ एक जैसी हो। यहाँ पे देखें बी इनकी विड्थ है। किसी भी ट्रिपेजॉइड का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी दो जो साइड्स होती हैं, जो ऑपोजिट साइड जो आपस में पैरेलल होती हैं, इन दोनों की एवरेज में इसकी लेंथ की एवरेज ले लो। जैसे ट्रिपेजॉइड नंबर 1 देखें अगर, तो इसमें h1 और h2 की एवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो h1 प्लस h2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमारे पास ट्रिपेजॉइड्स आ जाएंगी। इन सारी ट्रिपेजॉइड्स को जब हम ऐड करते चले जाएंगे h1 प्लस h2 बाई 2, फिर h2 प्लस h2 3 बाई 2, तो हमारे पास क्या होगा, पहली और आखिरी जो h1 और hn होगा वो एक बार आएगा, बाकी सारे डबल डबल होते चले जाएंगे। तो फिर हम उनको 2 कॉमन ले लेते हैं, b बाई 2 ऐसे सारों के साथ तो वो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल का बन जाएगा b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय h1 प्लस hn जो आखिरी है, प्लस 2 इंटू जितने भी दरमियान वाले हमारे बच जाते हैं। ये समझ आ गई सबको? यस सर। सर यस सर। सर जी शफकत महमूद ने ऐलान किया था छुट्टियां हो जाएंगी, क्लासें नहीं चलेंगी। क्या हुआ? सर ये भाई फिर आ गए हैं। सर ये दोबारा आ गए हैं सर, लिंक के जरिए जी ऑफ कर दें अलाउ। भैया क्या फरमा रहे हैं आप? बेचारा फिर वो हो गया। क्लास नहीं होगी, छुट्टियां। बोल नया। अच्छा, क्लास भी नहीं है, छुट्टियां भी हैं बेटा? आपकी जिंदगी में और कोई काम नहीं है? बड़ी एफर्ट लगती है किसी मीटिंग को ज्वाइन करना। महमूद ने कहा छुट्टियां होंगी। जी जी, बेचारा चला गया, नाराज हो गया। चलो कोई नहीं, चलें जी। सो हमारे पास ऑफसेट्स और लेंथ हमें गिवन है, h1 h2 h10 तक। हमें ये कहा गया कि इसका एरिया निकालना है ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो एरिया निकल आएगा इससे। हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इनमें दरमियान में इंटरवल 10 का है, तो हमारे पास यहाँ पे b क्या हो जाएगा, वो 10 मीटर्स हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, b बाई 2 इंटू पहला और आखिरी, तो पहला लिख दिया, आखिरी लिख दिया, और बाकी के दरमियान वाले स्थानों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा न्यूमेरिकल? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। फिर अगला मैंने आपको पढ़ाया था सिम्पसन्स 1/3 रूल। बेटा सिम्पसन्स 1/3 रूल एग्जैक्टली ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह है, बस फर्क ये है इसमें b बाई 3 हो जाता है, जो दरमियान में विड्थ है डिवाइड बाय 3 इंटू x, मतलब पहला और आखिरी, उसको उन्होंने x नाम दे दिया है। पहला जमा आखिरी जमा, उसमें 2 मल्टीप्लाई होता था सबके साथ, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के साथ और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इवन के साथ। मतलब कि h2 h4 और तो हमारे पास आएंगे क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, जो हमारे पास h2 h4 और h6 होंगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबसे नीचे अगर देखें तो, और जितने भी इवन होंगे h3 h5 h7 उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सिम्पसन 1/3 रूल ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है हम सिर्फ ऑड नंबर्स पे लगा सकते हैं। आपके पास जो टोटल इंटरसेप्ट हैं, ये जो h हैं, ये ऑड होने चाहिए, 7 होने चाहिए या 9 होने चाहिए या 11 होने चाहिए। अगर ये इवन हो जाए तब क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल सर। या आप ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे, या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि सिम्पसन 1/3 रूल लगाओ लेकिन वो हो इवन, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से 10 है तो आप क्या करोगे, पहले 9 के ऊपर आप ये सिम्पसन का 1/3 रूल लगा लोगे और आखिरी को
मैनुअली कर लोगे। मैनुअली कैसे करते हैं? h1 प्लस h2/2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ बिटवीन देम, यही बताया था ना आपको ट्रेपेजॉइड का एरिया। सो लेट्स से हमारे पास अगर 7 हो तो हम इस पर सिम्पसन वन थर्ड रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 के लिए सिम्पसन वन थर्ड रूल कैसे लगेगा? एरिया इज इक्वल टू विड्थ जो उसका इंटरवल है डिवाइड बाय 3 इंटू पहला h1 और आखिरी h7, पहला और आखिरी वैसे लिखा जाएगा, प्लस 4 इंटू इवन, जो हमारे 4 हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इवन के साथ h2 h4 h6 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑड के साथ h3 और h5 के साथ जो दरमियान वाले बचे थे। इसका अगर न्यूमेरिकल देखें तो आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास चेनेज और ऑफसेट्स हमें गिवन है। चेनेज उन्होंने बताई है कि 0 20 40 60 80 100। इसमें मुझे बताएं इंटरवल कितना है? सर 3 का। 3 का 20 है ना सर इंटरवल? 20 का सर। 20 है सर। चेनेज में हमारे पास इंटरवल 20 का आ गया। ऑफसेट्स की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन जब हम इनको काउंट करते हैं इनकी तादाद 10 बनती है, ये 10 बन जाते हैं तो ये इवन हो जाते हैं, तो हम 10 पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई। जी बेटा कौन है? अच्छा फिर आगे अब्दुर्रहमान भाई। सर ये मस्ती कर रहा है, इसको निकालने। सर ये बाहर कूड़ा छुड़ा या टीन डब्बा बेच रहा होगा इसलिए आया है। इस सेकंड सर माइक म्यूट रखे। ये असल में बेटा आप लोगों में से ही किसी ने उसको ऐड कराया है। चलो कोई नहीं, चलो। हम क्या करेंगे? पहले 9 जो होंगे उसमें हम क्या कहते हैं इसको, सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाएंगे। तो पहले 9 पे सिम्पसन वन थर्ड रूल लगेगा। आप डायरेक्टली सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाएं वो भी बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने वैल्यूज लिख दी हैं, उसके साथ उनका नंबर लिख दिया है। 1 से 9 तक उनकी जो भी वैल्यूज आ रही थी 1 से 9 तक की वैल्यूज लिख दी हैं, और फिर उन्होंने कहा सिम्पसन मल्टीप्लायर क्या होगा। मल्टीप्लायर मैंने क्या बोला था? पहला और आखिरी वैसे ही आता है, तो उन्होंने सिम्पसन पहला और आखिरी को कह दिया जी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जितने इवन हैं वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, और जो ऑड हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। आप इस तरह टेबल बना के करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इक्वेशन में करना चाहें वो बेहतर होता है, क्योंकि इसमें एक एक को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज लिखोगे, फिर उन सारों को ऐड करोगे, फॉर्मूले में लिखोगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक का जो एरिया आया है वो हमारे पास 1235.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आखिरी जो एरिया बचा है उसको हम सीधा सीधा क्या कहते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास h1 प्लस h2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जो उसके वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1.83 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 1.83 ही रहा, डिवाइड बाय 2 रह गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 20 का था, तो हमारे पास 18.3, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एरिया आ गया। ये न्यूमेरिकल बेटा सबको समझ आ गया? यस सर। चलें आगे चलते हैं। अब जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल पढ़ा है उसको एग्जैक्टली अब हम वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। कोई भी एक नहर हो सकती है, कोई एक ट्रेंच हो सकती है, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया और उनके दरमियान का फासला, तो हम इसको नाम दे देते हैं AEA मेथड, एवरेज एंड एरिया मेथड। ये एग्जैक्टली हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह है। कैसे? एक ट्रेपेजॉइड का आप एरिया की एवरेज निकालते हैं, जहाँ पे एरिया 1 और एरिया 2 की एवरेज निकालो, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेम इसी तरह इससे अगले में आ जाएगा A2 और A3 की एवरेज मल्टीप्लाइड बाय L। तो इन सारों को जितने भी हमारे पास इस तरह एरियाज जगह जगह हमने निकाले होंगे तो हम ये कर सकेंगे। ये एग्जैक्टली इस तरह से आपको बताया जाए कि हमारे पास एक नहर है, उस नहर में हमने हर 20-20 मीटर के बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर किया हुआ है। चेक करो कि एट ए टाइम नहर में पानी कितना ठहर सकता है अगर आगे बैराज बना दिया जाए, तो हो जाएगा, इससे वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो इंटरवल है डिवाइड बाय 2, पहला और आखिरी एज इट इज आ जाएगा, बाकी सारे 2 से मल्टीप्लाई आ जाएंगे। और हमारे पास प्रिज्माइडल मेथड, ये इसी तरह सिम्पसन वन थर्ड रूल की तरह, वो एरिया पे लगता था, ये वॉल्यूम पे लगेगा कि इंटरवल डिवाइड बाय 3, पहला और आखिरी वैसे आएंगे,
ऑड के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, इवन के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो। शर्त यह है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एरियाज या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो ऑड होनी चाहिए, 7, 9, 11 इस तरह होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सर ये जो फॉर्मूला है क्या सर, ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू A3 प्लस A5 प्लस AN-2 क्या है सर इसमें? ये बेटा जनरलाइज किया है, एन आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन जो है वो आपका क्या कहते हैं, हमने ऑड ही रखना था, तो एन आपका 7 हो सकता है, एन आपका 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो अगर ऑड रखते हैं हम तो ए एन जो है, लेट से मैं 13 रखता हूँ तो ए एन मेरे पास 13 हो जाएगा, ए एन माइनस 1 मेरे पास 12 हो जाएगा। तो ए 2 4 6 8 10 11 10 12 तक, यहाँ तक हमने 4 से मल्टीप्लाई करने होंगे, और n माइनस 2 13 में से 2 गए 11 आ जाएगा। तो 3 5 7 9 और 11 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था वॉल्यूम कंप्यूटेशन फ्रॉम कंटूर मैप्स। अगर आपको कंटूर मैप गिवन हो, हर एक कंटूर का एरिया आपने निकाल लेना है ग्राफिकल मेथड से या फिर इसी तरह ट्रिपलेट मेथड से, और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में इनके, उससे आपने एरिया निकालना हो। लेट्स से आपको एक न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल में ये कहा गया कि हमारे पास कंटूर्स हैं 800 से लेकर 850 तक, इनके दरमियान में इंटरवल कितना आ रहा है? 10 का 10 का interval। 10 का हर एक कंटूर का आपको एरिया गिवन है। आपसे क्या कहा गया, नोइंग द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर इज फ्लैट विद लेवल ऑफ 800 मीटर, एवरेज मीन सी लेवल, एएमएसएल है एवरेज मीन सी लेवल, calculate the volume of water in the reservoir when it reaches the maximum allowed level which is at 840 average mean sea level, use both AEA and prismatic method। कोई एक डैम है, उस डैम में आपके पास 800 से 840 के दरमियान का एरिया, जो इंटरवल्स हैं उनका एरिया आपको गिवन है। अब 800 से लेके 840 के दरमियान में 2, 3, 4 और 5 बन रहे हैं, तो हम इस पे सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो इसका प्रिज्माइडल मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो आपने ये बताना है कि 840 तक लेवल हमने अगर अचीव करना है इस डैम में, तो फिर कितना पानी स्टोर हो सकता है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि हम आगे अपनी वो फसलें और फिर आगे वाटर सप्लाई को प्लान कर सकें। सो पहले हम एवरेज एंड एरिया मेथड उससे करते हैं काम। हमारे पास कंटूर इंटरवल 10 का है, ए 800 से हमने ए 840 तक जाना है, 840 तक उसने मांगा है हमसे, तो 840 तक हमने जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी एज इट इज आ जाएगा, दरमियान वाले सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने इंटरवल डिवाइड बाय 2, पहला और आखिरी एज इट इज, बाकी सारे 2 से मल्टीप्लाई गए, हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह प्रिज्माइडल में आ जाए। प्रिज्माइडल की शर्त ये होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होनी चाहिए, तो हमारे पास 5 हैं। पेपर में मैं आपको बेटा 6 वैल्यूज दूंगा, और जिसने उस पर डायरेक्टली ये प्रिज्माइडल फार्मूला या फिर सिम्पसन वन थर्ड फार्मूला लगाया उसको मैं 0 मार्क्स दूंगा। समझ आ गई है? यस सर। याद रहेगा? इंशाल्लाह। मतलब सर, पहले क्या करना होगा, सही से समझ नहीं आई। बेटा आपको जिस तरह से ये एज इट इज सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा कि 850 तक का निकालो वॉल्यूम। इन्होंने तो 840 पूछा था ना, मैं 850 तक का वॉल्यूम पूछूंगा। अब ये अगर इसे आप काउंट करो तो ये 6 बन जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रिज्माइडल है वो 6 पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 6 जो है हमारे पास इवन है। हमारे पास ऑड नंबर की वैल्यूज होनी चाहिए, पहले 5 हो या फिर 7 हो जाए। आपने क्या करना होगा, पहले 5 पे सिम्पसन मेथड रूल निकालना होगा, और आखिरी वाले का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 10 या फिर जो भी उसका फॉर्मूला होता है कि एक इसका एरिया और इसके एरिया की एवरेज ले लो, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान का जो इंटरवल होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह करके आपने उसमें ऐड करना होगा मैनुअली। मैंने आपको ये कहा कि एग्जाम में मैं आपको इवन वैल्यूज दूंगा, और अगर जिस बच्चे ने उस पर ये प्रिज्मेटल मेथड डायरेक्टली अप्लाई किया उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। ये सर, लेकिन हमें मॉडल फार्मूला तो इस्तेमाल Yes, sir. करना होगा ना सर, उस हिसाब से दूसरा भी इस्तेमाल करना होगा। क्या?
मतलब अगर आपने 6 वैल्यूज दी है तो मतलब पहले 5 वैल्यूज तक तो हम प्रिस्मोइडल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दूसरा इस्तेमाल करेंगे ना सर? जी जी मैनुअली करेंगे। मैनुअली में यही जी होता है सर। ना कि पांचवी और छठे का एरिया के एवरेज ले लो मल्टीप्लाइड बाय जो आपका वो आ रहा है इंटरवल। ठीक और है यस सर। सर लास्ट में इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ एंड में ऐड कर देंगे। अच्छा आप लोगों के जिम्मे क्या होगा कि आज वाला जो लेक्चर है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेटा आपने अपनी असाइनमेंट में बनाने हैं, और खासतौर पे ये जो डैम वाला न्यूमेरिकल है इसको आपने 840 तक तो इन्होंने मांगा हुआ, आपने एक दफा 840 करना है और एक दफा 850 भी करना है, दोनों मेथड से। क्लियर है? ओके सर। यस सर। देखो ना एवरेज एंड एरिया मेथड में तो डायरेक्टली हो जाएगा, सिर्फ प्रिज्मेटल मेथड में आपके पास थोड़ी सी वो जो एक टेक्निकल चीज है वो आपकी कैटर फॉर हो जाएगी, तो उससे ये फायदा होगा कि एग्जाम में जब आएगा तो आप पहली बार नहीं कर रहे होगे। ठीक है यस सर सर। ये एक ओके ही सर। करना है बस? क्या? ये एक ही न्यूमेरिकल करना है या सारे जितने भी हैं? नहीं नहीं, इस लेक्चर में जितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आज के जो लेक्चर्स हैं सर ये सारे तो सॉल्व हुए हुए। हाँ हाँ सॉल्व हुए हुए हैं। नहीं इसमें थोड़ा सा फर्क आया ना, यहाँ पे मैं सर अपलोड वो कर जो 850 सर 850 वाला जो होगा सर उसको एवरेज एंड एरिया मेथड से करना है। हाँ जी एवरेज एरिया मेथड से भी करना है तो उससे प्रिज्मेटल से भी करना है ना। जी जी सर। ओके सर। ये सारे जो लेक्चर्स हैं ना मैं यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है आपकी ये जो टीम्स है ना इसमें क्या कहते हैं क्लास मटेरियल के नाम से एक फोल्डर बना के ना ये भी अपलोड हो जाता है यार। हाँ, आ गए। ठीक है यहाँ ना स्टार्ट हो गए हैं। सबको पता चल गया ना कहाँ से मिलेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। सर 3 वहाँ लेक्चर्स से आए हैं। सारे लेक्चर्स कर दिए मैंने, वो आपके पास सारे आ जाएंगे। अच्छा फिलहाल आप इस पे फोकस करें, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है आप ये जो मैंने आपको आज जो कुछ पढ़ाया है इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन आती है बेटा अर्थवर्क निकालने में कि कितनी एक्सकवेशन होगी, कितनी मिट्टी वहां से निकाली जाएगी, या कितनी मिट्टी को हमें बाहर जाके कहीं डंप करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितना अर्थवर्क आपका इस्तेमाल होगा। कोई एक ऊंची नीची जगह है वहां पे स्टेडियम बनाना है, वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो आप बता सको। ये ज़्यादातर हम अपने जो डैम्स होते हैं या हमारी जो रिजर्वायर्स होती हैं, जो झीलें होती हैं, उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है ये उसके लिए भी किया जाता है। क्लियर है? सो आपके पास यस लेट्स सर। से एक जगह थी जो कि ऊंची नीची थी और आपने उसमें एक कट लाइन और फिल लाइन बनानी है, एक उसको प्रोफाइल देनी है। तो उसको प्रोफाइल देने के लिए आपको कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए भी आपके पास आ जाता है। या फिर ज़्यादातर हम इस तरह से अपनी रोड बनाते हैं कि जितनी कटाई की जाए उतनी फिलिंग हो जाए, ताकि ना बाहर से मटेरियल लाना पड़े, ना मटेरियल को कहीं पे डंप करने जाना पड़े। तो इसमें हम ट्रेपेजॉइडल या प्रिज्मोइडल रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है, जो एवरेज एंड एरिया मेथड होता है। ठीक है कैलकुलेशन इसी से की जाती है फील्ड में। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर का मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हमारे पास प्रिज्मेटल भी हम यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं। अब अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रिवर्स का। ट्रिवर्स क्या होती है या कंसेक्टिव कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये बताया जाए कि जी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के हिसाब से बताया जाए, लेट्स से मैं आपको कहूँ कि पॉइंट ए आपका ओरिजिन पे है, लेकिन जो आपका पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से 363 मीटर नॉर्थ में है और 253 मीटर ईस्ट में है। तो ये क्या बन जाएगा कि बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको ए के हिसाब से बताए हैं। अगर मैं आपको पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स बी के हिसाब से बता दूं कि जी जो
सी है वो बी से इतने फासले पे है, इतना लेफ्ट में है और इतना मतलब आगे पीछे है, या फिर इतना नॉर्थ में और इतना ईस्ट में है, तो इनको उसके पिछले पॉइंट के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं कि इतना ईस्ट में और इतना नॉर्थ में। सेम इसी तरह जब सारे पॉइंट्स को किसी खास ओरिजिन से 0 0 के हिसाब से सबको अलग अलग बताया जाए तो वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये समझ आ गई सबको? यस सर। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं आपको ये बता दूं कि जी एक लाइन में 4 बच्चे खड़े हैं और पहला बच्चा जो है वो दरवाजे से 5 फुट के फासले पे है और बच्चों के दरमियान में फिर 3-3 फुट का फासला है। तो क्या होगा, ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे कि पहला बच्चा 4 फुट के फासले पे, फिर अगला बच्चा 3 फीट आगे, फिर उससे आगे 3 फीट आगे, फिर उससे आगे 3 फुट आगे। अब इसमें अगर मैं पहले बच्चे को हिला दूं थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगले बच्चों को भी 3-3 फुट मैंने बताया था कि वहां पे खड़ा करना है, तो उन सारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में मैं ये बताऊंगा कि पहले बच्चे को आपने 5 फुट पे खड़ा करना दरवाजे से, दूसरे को 10 पे, तीसरे को 15 पे, चौथे को 20 पे। अब पहले बच्चे को अगर मैं हिला दूं तो बाकी बच्चों की पोजीशन वही रहेगी। ये समझ आ गई? समझ आई? ये कंसेक्यूटिव नहीं होंगे ना सर? ये कंसेक्यूटिव नहीं ना होंगे, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना। वो अब उन सारों ने अपना फासला दरवाजे के हिसाब से देखना है। अगर आपने अपने पिछले बच्चे के हिसाब से खुद को देखना है फिर आप कंसेक्यूटिव कहलाओगे। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर सर दरवाजे से मतलब डिस्टेंस इक्वल हो मतलब सबका, तब वो कंसेक्यूटिव होगा, और जब अनइक्वल होगा तब? नहीं 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 नहीं, इसका कंसेप्ट ऐसे है, लेट से आपने खड़े होना है कि ये एक जगह पे आपको ये कहा जाए कि आपने अपने जो साथ वाला लड़का है उससे इतने फासले पे ठहरना है, उससे 2 फुट छोड़ के ठहरना है, तो ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स या डिपेंडेंट कहते हैं हम इनको। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे कि आपने अपने साथ वाले बच्चे के हिसाब से देखना है, वो अपने साथ वाले के और वो अपने साथ वाले के हिसाब से देखेगा। लेकिन अगर मैं हर बच्चे को उसका अपना अपना फासला बता दूं कि पहले वाले लड़के को मैं कहूं कि तुमने 13 फुट पे ठहरना है, दूसरे को मैं कहूं तुमने 15 पे ठहरना है, और आपको मैं कहूं आपने 17 पे ठहरना है, आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपसे पिछले वाले बच्चे जहां मर्जी जा रहे हो, आपने अपने आप को सिर्फ 17 पे ठहराना होगा। ये फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आप पीछे वाले लड़के के हिसाब से उस पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या था कि मैं आपको कहा कि आपने अपने से पहले वाले लड़के से 2 फुट पे ठहरना है, वो अपने से पहले वाले पे 2 फुट पे ठहरेगा। अब शुरू में कोई एक बच्चा अगर गलत ठहरा हो तो सारे गलत हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलें, तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सारा उसका प्रोसीजर है, ये आपको लैब में भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे आपको बेटा एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा। उस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कहा जाएगा कि आपको ये कहा जाएगा कि कुछ लाइंस हैं, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लाइंस आएंगी, कि कुछ लाइंस हैं उनके लैटिट्यूड और डिपार्चर। लैटिट्यूड वाई डायरेक्शन में, डिपार्चर एक्स डायरेक्शन में। लैटिट्यूड हमारी नॉर्थिंग्स और डिपार्चर हमारी ईस्टिंग्स हैं कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स की। आपको ये कहा जाएगा कि पहला पॉइंट जो है उसकी कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, वो 0 0 भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है। मतलब पहला आपको रेफरेंस पॉइंट और बाकी सारे एक दूसरे के हिसाब से। आपसे ये कहा जाएगा कि सबके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालो। लेट्स से आगे एक एग्जांपल आती है, ये फॉलोइंग आर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स एबीसीडी ए। एक क्लोज ट्रैवर्स है एबीसीडी ए, उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको गिवन है। कैलकुलेट द एरिया बाय ट्रैवर्स बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेथड। आपने पहले तो इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से हम नॉर्थिंग और ईस्टिंग से एरिया भी निकाल सकते हैं, वो जो डायगोनल में मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना? अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। यस सर, कोऑर्डिनेट मेथड से। चलें, अब इन्होंने अगली चीज कह दी है, गिवन दैट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पहले पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं हमेशा, तो 200 और 0 0। आपको कभी भी 0 0 नहीं दिए जाएंगे, दोनों तरफ 0 0, आपको कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। सो आपको गिवन क्या होगा, लाइंस, उनके लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है। आपने क्या करना होगा, आगे एक और कॉलम बनाना होगा जिसमें आपने स्टेशन लिखने होंगे, स्टेशन ए बी सी डी और फिर ए। ठीक है,
क्योंकि लाइंस का लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है, पॉइंट्स के आपके पास नॉर्थिंग और ईस्टिंग होती है। सो आपको पहला स्टेशन ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 200 और 00। आपने क्या करना है, इस 200 में नॉर्थिंग में डिपार्चर सॉरी लैटिट्यूड और ईस्टिंग में डिपार्चर ऐड कर देना, तो आपके पास स्टेशन बी के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मेरे पास 200 और 00 है, 200 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 214.8, तो मेरे पास 414.8 आ जाएगा। सेम इसी तरह ईस्टिंग में मैं डिपार्चर ऐड कर दूंगा 00 प्लस 124, ये ऐड किया तो 124 आ गया। अगले पॉइंट पे क्या करूंगा, उसका लैटिट्यूड और डिपार्चर अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर दूंगा, नेगेटिव है तो उसमें से उतना उतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब लेट्स से मेरे पास पॉइंट बी का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट गिवन है, मैं पॉइंट सी के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसके लैटिट्यूड्स माइनस करता चला जाऊंगा। तो 200 में मैंने 214 ऐड किया था, 414 आ गया। 414 में से माइनस 245 था, तो ये माइनस हो जाएगा तो 169 आ जाएगा। इसमें से माइनस 155.9 किया तो 13.8 आ गया। इसमें 186.2 दोबारा से ऐड किया तो 200 वापस आ गया। ए बी सी डी ए, अब ए के कोऑर्डिनेट्स वापस आने चाहिए कि आपकी क्लोज ट्रैवर्स है, कि जहां से आप शुरू हुए थे वापस वहीं पे इसको पहुंचना चाहिए। इसका मतलब होता है आपकी कैलकुलेशन ठीक है, वरना इसका मतलब होता है आपने कहीं ना कहीं गलती की है। यहाँ तक सर समझ ये आई थोड़ा सा सबको? confusing हो गया है, एक दफा दोबारा बता दें। चलिए एक दफा दोबारा बताते हैं। आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा उसमें लाइंस होंगी, उनके लैटिट्यूड और डिपार्चर होंगे, और ये कहा जाएगा कोई एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, आपने क्या करना होगा, लाइंस लैटिट्यूड डिपार्चर एज इट इज आपने लिख देना है। उसके आगे आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने स्टेशन लिखना है, ए बी सी डी और दोबारा ए लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट ए के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते हैं, तो आ गया ना। तो यहाँ पे जो भी गिवन है 00, तो यहाँ पे 00 कर देना, नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों। अब यहाँ पे 200 और 0, तो मैंने 200 और 0 कर दिया। अब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर नॉर्थिंग के अंदर लैटिट्यूड्स ऐड करते चले जाओ। तो 200 में मैंने लैटिट्यूड ऐड किया 214.8 आ गया, तो 414 बन गया। तो 200 प्लस 214, तो 414 बन गया। 414 में से 245 माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं, 169 आ गया। इसमें से फिर ऐड करना था लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर माइनस हो जाएगा 155, 13.8 आ गया। इसमें फिर ऐड करेंगे 186.2 तो वापस 200 बन गया। जहां से हम शुरू हुए थे वापस वहीं पे पहुंच गए। क्लियर है? यस सर। सेम इसी तरह ईस्टिंग में, ईस्टिंग क्योंकि हमारी 00 से स्टार्ट हुई थी, 00 प्लस 124 तो 124 आ गया, प्लस 205 तो 329 आ गया, माइनस 90 तो 239 आ गया, माइनस 239.7 तो 00 हो गया। तो सर ये स्टेशन ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, अब आपके पास देखो ना, एक ट्रेवर्स है ए बी सी डी ए, अब इसमें कितने स्टेशन होंगे, ए बी सी और डी होंगे, 4 स्टेशन होंगे। आपने चारों स्टेशन लिख के दोबारा ए एंड में फिर से लिख देना है, ताकि आपको पता चल जाए आपकी कैलकुलेशन ठीक भी है कि गलती कर गए हो। ओके, ठीक है? यस सर। इसके बाद एरिया निकालना आपको पता है सबको? यस सर। आपको शाम करेंगे सम सर 200 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे सर। ये डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तिरछे, ये मैंने नीचे लिखे भी है। 200 124 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 414 329 से होगा, प्लस 169 239 से होगा, प्लस 13.80 से होगा। ये हमारे पास सम 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह सम 2 में जाना तो 0414 से 0 हो गया, 124 169 से, और ये करते करते हमारे पास सम 1 सम 2 आ जाएगा। S1 S2 कह दिया हमने इसको। एरिया किसके बराबर है, S1 माइनस S2 डिवाइड बाय 2। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना, इसमें नेगेटिव साइन का इतना सुधार नहीं होता। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। एक बार ये आप अपने हाथ से कर लोगे फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेम इसी तरह इस प्रॉब्लम को थोड़ा और मुख्तलिफ करते हैं। अब इसमें आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि फॉलोइंग आर द करेक्टेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स ए बी सी डी ई ए। अब इसमें 5 हमारे पास पोजीशंस आ गई हैं, ई तक चले गए हम, दोबारा ए भी कह दो हम, ए बी सी डी ई ए क्लोज है। कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड आल्सो द एरिया enclosed by given traverse given that the independent coordinates of station A are 400 और 00। तो
आपके पास लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है। अब इसमें देखो नॉर्थिंग और साउथिंग इन्होंने दी हुई है। साउथिंग बेसिकली नॉर्थिंग ही होती है, आप इसको इसी तरह रहने दें या फिर आप इसे एक ही नॉर्थिंग लिखते हैं और उसमें ये जो साउथिंग है उसके साथ नेगेटिव साइन डाल दें। ये 365.26 साउथिंग का मतलब -365.26 नॉर्थिंग होता है। सेम इस तरह वेस्टिंग वाले जो होते हैं उसके साथ माइनस करके इधर ईस्ट में लिख सकते हैं हम। ये समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। साउथ और वेस्ट का मतलब सिर्फ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। ये आपको सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि बाज़ जगह पे इस तरह से नॉर्थिंग और साउथिंग दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम ज़्यादातर नॉर्थिंग क्योंकि इस्तेमाल करते हैं, साउथिंग के लिए हम नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके पास लैटिट्यूड्स गिवन है, डिपार्चर्स गिवन है, इसके आगे आप स्टेशन का एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर A B C D और फिर A लिखेंगे। स्टेशन A के कोऑर्डिनेट्स आपको 400 और 00 गिवन है। 400 में आपके पास नॉर्थिंग ऐड होगी तो ये साउथिंग है, -365 हो जाएगा। 400 में से -365 कर देंगे, फिर उसमें से 489 ऐड हो जाएगा, फिर 990 ऐड हो जाएगा, फिर 537 माइनस हो जाएगा, फिर 576 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वापस 400 बन जाएगा यहाँ पे ए पे। हो जाएगा? यस सर। और एंड में हमने इसका एरिया निकाल मेथड से। क्लियर है सर? चलिए, सर ऐसे ईस्ट वाले हम पॉजिटिव करेंगे और वेस्ट वाले सर हाँ नेगेटिव करेंगे, इसमें और कोई वो नहीं है। क्लियर हो गया? क्या ख्याल है? जी सर। अब मैं पिछले वाले न्यूमेरिकल पे वापस जाता हूँ। ये वाला न्यूमेरिकल जो तो मैंने आपको समझाया था अभी, इसमें बेटा ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये करेक्टेड वैल्यूज हैं कि उन्होंने कहा कि लैटिट्यूड डिपार्चर करेक्टेड है। करेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आप इन सारों को ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए। कि मतलब पॉइंट ए से मैं शुरू हुआ, थोड़ा सी ट्रेवर्स बनती चलेगी, वापस पॉइंट ए उसी पे वापस मुझे आना चाहिए। सेम इसी तरह डिपार्चर, जब सारे सबमिशन डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तभी तो ऐसे हुआ ना कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 200 और 00 थे। ये अगर सबमिशन 0 होगा तो फिर एट द एंड मेरे पास वापस 200 बनेगा। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट गलत हो जाएं, अब ये एक न्यूमेरिकल आया जिसमें लैटिट्यूड और डिपार्चर हमें गिवन है, लेकिन इसमें हमारे पास ये गलत है। इसको पहले ठीक करना है, फिर इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर उसका एरिया निकालना है। इसको ठीक कैसे करेंगे? उन्होंने बोला है ट्रांजिट रूल अप्लाई करें। ट्रांजिट रूल क्या कहता है? ट्रांजिट रूल ये कहता है कि समीशन लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0। अब हम इन सारों को ऐड करते हैं, एक वैल्यू आएगी। करेंगे भाई, कोई ऐड करके देखे तो क्या वैल्यू आती है? लेट्स से मैं इसको ऐड करता हूं, मेरे पास वैल्यू आती है 125.3 प्लस 83.3 माइनस 185.4 माइनस 23.7, तो मेरे पास वैल्यू आती है -0.5 इन सारों को ऐड करके। तो -0.5 इसकी एरर है। तो करेक्शन क्या होगी कि जितनी आपकी एरर होती है आप उसका साइन चेंज कर देते हो। ऐसे ही होता है, क्या ख्याल है? यस सर, हम जिस तरह जीरो करेक्शन करते थे इंस्ट्रूमेंट में। आपने क्या करना है कि बेसिकली पहले एरर निकालोगे। एरर कैसे निकलेगी? इन सारों को ऐड करो, जो आंसर आता है वो आपकी एरर है, उसका साइन चेंज करो तो वो आपकी करेक्शन बन जाएगी कि इतनी चीज आप उसमें अप्लाई कर दो तो 0 वापस हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने इन सारों को ऐड किया, आंसर आया -0.5, तो करेक्शन क्या होगी? +0.5 कि 0.5 ऐड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इन सारों में। अब किस तरह ऐड करें? ये कितने हैं? ये 4 हैं। 0.5 डिवाइड बाय 4 कर दो और सारों में थोड़ा थोड़ा ऐड कर दो। अब जब आप इन सारों को आपस में ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट रूल। तो आपके पास जो डेटा, जो आप जब फील्ड में जाते हो, जब फील्ड से डेटा वापस लाते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलती होती है। राउंड अप राउंड डाउन की गलती होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट को कोई 1 डिग्री ऊपर नीचे पड़ता होता है। जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो 1-2 इंच ऊपर नीचे आप पढ़ लेते होते हो, तो ये वो गलतियां होती हैं। इन सारों को आपने ऐड किया, आंसर आया -0.5। आपने क्या किया? वो एरर थी, उसको करेक्शन बनाने के लिए उसका
साइन चेंज किया तो प्लस 0.5 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0.5 डिवाइड बाय 4 0.125 बन गया। तो सारों में 0.125 ऐड करते चले गए, ठीक है। अब इसमें भी 0.125 ऐड किया तो 125.425 बन गया, 83.425 बन गया, 185.525 बन गया और 23.825 बन गया। अब इन सारों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 0 0 आंसर आएगा। इनसे फिर आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और उससे आप एरिया निकाल लोगे, हो जाएगा। सर जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी साइन तब्दील नहीं करेंगे ना सर, सबके साथ प्लस ही करेंगे चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हाँ, सबके साथ प्लस को आपने अरिथमेटिकली ऐड करना है। अरिथमेटिकली ऐड का क्या मतलब होता है कि वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है, ठीक है। वो इस तरह हो जाएगा ना, -185.4 प्लस 0.125। यस तो क्या होगा, ये आपस में माइनस हो जाएंगे ना, ठीक है। यस सर, यस सर। चलें आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स बाय डीएमडी मेथड। ये आखिरी आपका कंसेप्ट है आज का, इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आखिरी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो जितने न्यूमेरिकल हैं आपने आज करने हैं, ये न्यूमेरिकल सारे आपने आज असाइनमेंट में करने हैं। तो डीएमडी मेथड के लिए आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दिए जाएंगे, सेम इसी तरह लाइंस होंगी, लैटिट्यूड डिपार्चर होंगे, आपने डीएमडी निकालना होगा। डीएमडी को आप लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। लेट्स सी ये वैल्यू है डीएमडी की, इसको आप लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करते जाओ। आपका जो एरिया होता है वो ये डीएमडी लैटिट्यूड का जो ये सम आएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई करते गए, इनका एंड में सम आ गया, इसका हाफ के बराबर होता है एरिया, ठीक है। आपको लैटिट्यूड डिपार्चर ये दो गिवन होंगे, आपने डीएमडीज निकालने होंगे, वो मैं अभी तरीका बताता हूँ उसको निकालने का। जब आप डीएमडीज निकाल लोगे, डीएमडीज को मल्टीप्लाई करेंगे लैटिट्यूड से, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन सारों का सब निकालो, डिवाइड बाय 2 करो तो आपका एरिया बन जाएगा। क्लियर है? चलो यस सर। 4 चीजें आपको याद रखनी है इस कंसेप्ट में। ये आखिरी मेथड है एरिया निकालने का, ठीक है। अब 4 चीजें क्या याद रखनी है कि किसी भी चीज का डीएमडी या उसका लॉन्गिट्यूड क्या होता है किसी भी लाइन का, वो बेटा ये होता है कि कोई एक लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट का हॉरिजॉन्टल फासला किसी भी ओरिजिन से, जो भी आपका इंटरेस्ट का पॉइंट है, कोई भी ओरिजिन आपने लिया हुआ, वो ए में से गुजर रहा है या वो वाई एक्सिस है, उससे आपका हॉरिजॉन्टल फासला कहलाता है डीएमडी। अब डीएमडी निकालते कैसे हैं? अब इसमें 4 चीजें हैं, 4 चीजों को आप रट्टा लगा लो, याद कर लो, ज़हन में रख लो। एक ही बात है, आपने क्या क्या याद रखना है। मैंने आपको बताया कि एरिया किसके बराबर होता है, डीएमडी और लैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करके उसका सम कर लो, डिवाइड बाय 2 कर दो तो एरिया आ जाएगा। अब डीएमडीज निकलते कैसे हैं? पहली लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर। क्या बोला मैंने? पहली लाइन का डीएमडी डिपार्चर के बराबर, उसी लाइन के। फिर तीसरे पॉइंट पे देखें आप, आखिरी लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो 2 बातें मैंने आपको बोली, पहली लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर, आखिरी लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर बट विद नेगेटिव साइन। और दरमियान वाले जितनी भी हमारे पास पॉइंट्स या लाइंस बनती हैं उनका डीएमडी किसके बराबर होगा? उससे पिछली जो लाइन थी उसका डीएमडी और डिपार्चर उन दोनों को ऐड कर दो और इस लाइन का डिपार्चर ऐड कर दो। मतलब अगर मैं दूसरी लाइन का डीएमडी निकालना चाह रहा हूं तो उस लाइन का डीएमडी किसके बराबर होगा? सेकेंड लाइन का जो डिपार्चर प्लस उससे जो पिछला था लाइन ए, उसका डीएमडी और डिपार्चर, इन 3 चीजों को ऐड करना होगा। इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, लैटिट्यूड डिपार्चर हमें गिवन है, हमने डीएमडीज निकालने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, पहली लाइन का डीएमडी किसके बराबर है? उसी लाइन के डिपार्चर के। आखिरी लाइन का डीएमडी किसके बराबर है? उसी लाइन के डिपार्चर के बट विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव होता तो मैं नेगेटिव कर देता। और दरमियान वाली जितनी लाइंस आती हैं उनका डीएमडी किसके बराबर होगा? इनसे पिछले वाली जो लाइन है उसका डीएमडी प्लस डिपार्चर और इसी लाइन का डिपार्चर। ये छोटी सी रेड कलर की एक लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। इन 3 वैल्यूज को आपने ऐड करना है। सेम इसी तरह जब मैंने तीसरी लाइन का डीएमडी निकालना होगा तो दूसरी लाइन का डीएमडी डिपार्चर प्लस तीसरी लाइन का डिपार्चर, तो यहाँ पे इन 3 चीजों को ऐड करना होगा। ये समझ आ गई सबको?
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक दफा समराइज करते थे, ये रट्टा लगाने वाली बात है, एक दफा फिर से समराइज कर देता हूँ। लैटिट्यूड डिपार्चर में गिवन होंगे, पहली लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर, आखिरी लाइन का डीएमडी उसके डिपार्चर के बराबर बट विद नेगेटिव साइन या ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन कह लो बेहतर है, क्योंकि बात यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर दरमियान वाली जो 2 लाइंस या 3 लाइंस जितनी भी हमारे पास दरमियान वाली जो लाइंस बचेंगी, उनका डीएमडी किसके बराबर होगा? पिछली लाइन का डीएमडी प्लस पिछली लाइन का डिपार्चर प्लस इसी लाइन का डिपार्चर। तो ये 3 चीजें ऐड करोगे तो चौथी चीज बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये 3 चीजें ऐड कर देंगे कि पिछली लाइन का डीएमडी डिपार्चर प्लस इस लाइन का डिपार्चर, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? जब हमारे पास सारी डीएमडीज आ जाएंगे, इन सारे डीएमडीज को हम लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो मेरे पास लेट से पहली लाइन है इसका 362.2, वो मेरे पास डीएमडी आया, इसका लैटिट्यूड माइनस में है -375। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -136 समथिंग बन गई। सेम इतना सेकंड लाइन और आखिरी लाइन, इन सारों को जब मैं एंड में ऐड करूंगा अरिथमेटिकली, जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस होते जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे। जब ये सारा हम करते चले जाएंगे तो एंड में मेरे पास हो सकता है आंसर नेगेटिव आए, लेकिन क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है उसकी, तो हमारा एरिया होगा। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपने जिस तरफ सोचा था ट्रिवर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब मैंने सोचा था कि ट्रिवर्स मेरे राइट साइड पे बनेगी, लेकिन वो मेरे लेफ्ट साइड पे बन रही है, वेस्ट साइड पे बन रही है, तो इस वजह से उसका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी यस सर। आज के लेक्चर में मैंने ये कराना था, इसके बाद एक गेट टेबल है। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? एरिया वॉल्यूम वाले जो न्यूमेरिकल्स वो उसमें से डैम वाला पूरा करना है, 840 भी टीम्स करना है, पे 850 मेंशन कर दें। लेवल पे करना है। क्या सर वो कह रहे हैं कि आप टीम्स में वो क्या कहते हैं हैंड इन वाला सिस्टम आप कर लें क्रिएट। हाँ चलो उस तरह कर देते हैं। ये देखें असाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं। आ जाओ भाई, बड़ा स्लो होगा काम। सर वो लेक्चर से भी बता दीजिएगा भाई, ये न्यूमेरिकल करने हैं बस एक दफा। हाँ वो लेक्चर में कर बताया तो। असाइनमेंट अच्छा, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आपका क्विज भी होगा अगले उसमें, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। All the numericals from the lectures of area and volume computation, इसको स्टाइल में डाल देते हैं। सर ये ट्रेवर्सिंग वाला नहीं पढ़ना? एंड कर रहा हूँ सर ये तो ऑब्वियसली हैंड रिटर्न ही होगी ना? हाँ जी हैंड रिटर्न होगी, उसकी पिक्चर्स खींच के आपने अपलोड करनी होगी। ठीक है सर। reservoir क्या इसकी ड्यू डेट हम इसकी ड्यू डेट क्या रखें हम? अगले वीक की रख लेते हैं 13। जी सर मंडे तक की रखें सर। मंडे की रात तक। जी सर ठीक है, हो असाइन कर दिया। ठीक है, अभी ये 5 मिनट बाद आप तक पहुंचेगी। पिछली असाइनमेंट भी मेरे पास 87 बच्चों की है, ये 98 में से अभी भी कुछ रहते हैं। सर जी जी और वो पिछली असाइनमेंट जो चेन बेरात प्रोजेक्ट वाली थी वो मैंने तकरीबन 19 या 20
मार्क को अपलोड की थी, लेकिन टर्न इन करना भूल गया था। फिर बाद में आपकी क्लासें चलती नहीं रही। आज भी चेक किया, फिर वो टर्न इन नहीं हुआ था। फिर अभी किया, फिर क्या क्या बनेगा? कर दिया है। यस सर, टर्न इन कर दिया, फिर वो ऊपर लेट लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, चलो टर्न इन तो किया ना। चलो शुक्रिया सर, चलिए जजाक। आज के चलें तो इजीली हो गया था बेटा सब लोगों से। ये कॉपी मारा सारों ने। सर खुद ही लिखा है सर। जी सर, आपको हैंड इन हो गया था। सर खुद ही किया। कॉपी की है। इजीली था। अच्छा, खुद किया सर। पहली बार किसने अपने हाथ से किया है? किस बच्चे सर ने मैंने खुद से किया किया? पहली दफा सर मैंने खुद किया। पहली दफा आपने किया। डेटा कहाँ से लिया है? सर विकिपीडिया से रेफरेंस दिया नीचे। विकिपीडिया में मौजूद है। सर विकिपीडिया से थोड़ी सी लिया है, डिस्क्रिप्शन थी सर। सर कुछ और सर उसमें साइट से मौजूद थी, हमने तो विकिपीडिया से लिखा। सर वहाँ पे गेट्स वगैरह बताया हुआ था उसके बारे में। विकिपीडिया के बजाय जो वापडा की वेबसाइट है ना अपनी, उस पर ज्यादा मौजूद है। विकिपीडिया पे तो कुछ भी नहीं है। सर वापडा की वेबसाइट और ये न्यूज़ चैनल्स के आर्टिकल्स में से ज्यादा डाटा निकला सर। हाँ ये देखो ना, वापडा की वेबसाइट पे उसने पूरा वो, ये आपको देने का मकसद ये था कि आप लोगों को रिसर्च करनी आ जाए, आप लोगों को ढूंढना आ जाए। अब ये देखें ना, इसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इसकी ग्रॉस कैपेसिटी कितनी है, लाइव स्टोरेज कितनी है। ग्रॉस स्टोरेज होती है कि कितना पानी रोक सकता है, लाइव स्टोरेज होती है हम उसमें से कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जो काफ़ी गहरी होती हैं, उसमें से पानी फ्लो करके बाहर नहीं आएगा, उसमें चला जाएगा कुछ पानी। अब ये कमेंसमेंट और कंप्लीशन, ये तो अभी इसकी फिजिबिलिटी का है ना, अभी इन्होंने फिलहाल लिखा हुआ है इसमें कि 1 साल में फिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे इसमें आज तक इसमें स्टेटस का क्या लिखा हुआ है, एंड तक पढ़ो तो एंड में ये लिखा हुआ है। जी जी सर, अभी तो ये प्रोजेक्ट की तो वो प्लानिंग चल रही है ना, कि अभी तो सिर्फ वो उसकी ड्राइंग चल रही है ना कि किस तरह का दिखेगा। बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क होगी ना, अभी तो सिर्फ वो बना रहे हैं इसका आउट लेआउट बना रहे हैं। फिजिबिलिटी चलती है। फिजिबिलिटी में क्या होता है, वो चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबल भी है कि नहीं। वो फिजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, वो इसमें फ्लो चेक करते हैं कि दरिया सिंध में पानी है या नहीं है। उनके पास डेटा तो ऑलरेडी मौजूद है पिछले 20-30 सालों का ना। अब उसमें प्रॉब्लम आती है, सिंध वाले कहते हैं कि जी पानी है ही नहीं, आप झूठ बोलते हो, लेकिन रियल में पानी गिर रहा होता है समुद्र में ना। तो सिंध वाले कहते हैं कि जी दरिया में पानी ज्यादा सारा फ्लो करना चाहिए, ताकि जब वो समुद्र में जा रहा हो तो समुद्र का खारा पानी दरिया में ना आए, पानी उसको पुश करता रहे। ये लोग कहते हैं कि हम अगर बिराज बना देंगे तो समुद्र का पानी वैसे रुक जाएगा, तो बिराज का फायदा ये भी होगा कि पीछे एक झील बन जाएगी। बिराज थोड़ा ऊंचा बनाएंगे तो उसमें पानी स्टोर होगा, दोनों साइड में बंद बना देंगे ना, एक झील बन जाएगी, उससे फिर हम पानी भी स्टोर कर सकेंगे, नहरें बना सकेंगे। तो वो फिजिबिलिटी ये सर चल रही है लेकिन कि किसी खर्चा कितना आएगा। जी ये सर आप बोलें सर। ठीक है। हाँ, फिजिबिलिटी बेटा ये होती है कि उसमें ये चेक किया जाता है कि बैराज है वो अगर 40 फुट का बनाते हैं तब कितना खर्चा आएगा, उसमें से कितनी नहरें निकल सकेंगी। 45 फुट का बनाते हैं तब कितना खर्चा आएगा, उसमें से नहरें कितनी निकल सकेंगी, कितना एरिया आबाद हो सकेगा। 50 फुट का बनाते हैं, 60 फुट का बनाते हैं। बेसिकली तो 60 फुट का इन्होंने सोचा था ना। स्टोरेज पे आया था, स्टोरेज कितनी होगी, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितने लोग उसमें फिशरीज कर सकेंगे, और ये सारी चीजें आती हैं उसमें। जी सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर करें। क्या सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग रोक लूं। बताता हूं।